हेलो एवरीवन, वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर आपका स्वागत है। वाईफाई कनेक्ट पॉइंट पर हम लोग क्वेश्चन सीरीज जो नेट स्पेशल कैप्सूल एंड अदर एंट्रेंस एग्जाम के लिए चल रही है केमिस्ट्री की, उसके नेक्स्ट सीरीज में आज हम लोग सरफेस केमिस्ट्री के क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देता है, बहुत इजी क्वेश्चंस, आप जनरल कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चंस होते हैं, उस क्वेश्चन पर हम आज डिस्कशन करेंगे। और क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा, विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। मीन्स आपसे कह रहा है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में जो इंडिपेंडेंट हो चार्ज पर, मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन में वो प्रॉपर्टी जो चार्ज पर इंडिपेंडेंट हो, तो इसमें कुछ नाम दिया गया है कोगुलेशन। तो कोगुलेशन का जनरली आप मतलब ही समझते ही हैं कि कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, सॉल्व का, दैट इज कोलाइड का अपोजिट चार्ज के इलेक्ट्रोलाइट साथ क्या होता है, न्यूट्रलाइज होना। क्या होला, न्यूट्रलाइज होना। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज का हमारा कोलाइड है और उसमें हमने कोई नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रोलाइट मिला दिया, मान लीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पर सल्फेट है, SO4 डबल माइनस है, तो इस पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव हमारा सॉल है, दैट इज कोलाइड है, तो एक दूसरे क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। और न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ जो कोलाइड का साइज का रेंज होता है, वह साइज का रेंज सस्पेंशन में चला जाता है। और जब सस्पेंशन चला जाता है, अभी किस में चला गया, सस्पेंशन में चला गया। अब पहले क्या था, कोलाइड था, तो इसको हम कहते हैं कोगुलेशन। और ये पूरा प्रोसेस किस में चला जाता है, न्यूट्रल हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, तो इसे कोगुलेशन कहते हैं। तो इसमें चार्ज का इफेक्ट होता है। दूसरा होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस का जनरली मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं कि जब कोलाइडल सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रिक चार्ज सप्लाई करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड सप्लाई करेंगे, तो हम देखेंगे जो कोलाइडल पार्टिकल होते हैं वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड साइड क्या करते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं, दैट इज मूव कर जाते हैं। तो मान लो ये हमारा क्या है, एनोड है और ये क्या है, कैथोड है। तो सपोज करो अगर उनका जो मोमेंटम है वो प्लस चार्ज के किधर जाएंगे, कैथोड तरफ जाएंगे, अगर माइनस चार्ज के किधर जाएंगे, एनोड तरफ जाएंगे। तो अगर नेगेटिव चार्ज, मतलब दैट इज चार्ज के कारण क्या होता है, जब अगर मोमेंटम कोलाइडल पार्टिकल का कैथोड साइड होता है उसे केटाफोर्सिस कहते हैं, एनोड साइड होता है तो एनाफोर्सिस कहते हैं। तो जनरली इसी को होता है इलेक्ट्रोफोर्सिस। इसमें पार्टिकल का मोमेंटम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे कोलाइडल में दो चीज होती है, कोलाइडल में डिस्पर्सन फेज होता है एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो डिस्पर्सन मीडियम एज लाइक सॉल्वेंट होता है एंड डिस्पर्सन फेज एज लाइक सॉल्यूट होता है। तो इसमें कौन मूव करता है, डिस्पर्सन फेज करता है, डीपी मूव करता है, किसमें, इलेक्ट्रोफोरेसिस में। इलेक्ट्रोफोरेसिस में कौन मूव करता है, डीपी मूव करता है। लेकिन इलेक्ट्रोऑस्मोसिस में जब हम जाएंगे डीएम करता है, दैट इज कौन करेगा, डिस्पर्सन मीडियम। हम इलेक्ट्रिक जब सप्लाई करेंगे तो अपोजिट चार्ज तरफ क्या मूव करेगा, डीएम करेगा, दैट इज डिस्पर्सन मीडियम करेगा। नाउ नेक्स्ट आता है, इसका मतलब ये सब चार्ज पर इफेक्टेड होते हैं। लेकिन जो टिंडल इफेक्ट होता है, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि हम जब लाइट बीम को कोलाइडल सॉल्यूशन में पास करते हैं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन उस लाइट बीम को स्कैटर्ड करता है। क्या करता है, स्कैटर्ड करता है, मतलब लाइट बीम को कोलाइडल सॉल्यूशन स्कैटर्ड करता है। जैसे लाइट बीम पड़ी तो कोलाइडल सॉल्यूशन उसको क्या करता है, स्कैटर्ड। जब स्कैटर्ड करता है तो हमें क्या होता है, उस लाइट का पाथ में विजिबल होता है और उसी को हम टिंडल कोन के नाम जाते हैं, टिंडल इफेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल क्या करे, लाइट को स्कैटर्ड करे, लेकिन न कि चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज का इफेक्ट नहीं होता। तो जो टिंडल इफेक्ट होता है, इसमें लाइट स्कैटर्ड होती है और जब कोलाइडल सॉल्यूशन लाइट को पास करते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करता है, उस लाइट को स्कैटर्ड करता है, जिससे कि लाइट का पाथ में क्या होता है, विजिबल होता है। इसी इफेक्ट को टिंडल इफेक्ट करते हैं। इसमें चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इंडिपेंडेंट चार्ज पर हमारा ऑप्शन कौन होगा, टिंडल इफेक्ट। कौन होगा, टिंडल इफेक्ट। नाउ हम क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। और आप क्वेश्चन कर रहा है, फॉग इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। फॉग तो बहुत पॉपुलर वर्ड है, फॉग तो बहुत पॉपुलर वर्ड है। तो फॉग क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। किस टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है ये आपको बताना है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ डीपी एंड डीएम, ऑन द बेसिस ऑफ डीपी एंड डीएम। डीपी एंड डीएम का मतलब मैंने भी बताया, डीपी का मतलब डिस्पर्सन फेज। क्या होता है, डिस्पर्सन फेज होता है, जिसको एज लाइक हम क्या नाम देते हैं, सॉल्यूट जैसा बिहेव इसका होता है।
और डीएम का मतलब होता है डिस्पर्सन मीडियम। क्या होता है? डिस्पर्सन मीडियम होता है। ये दोनों मिलकर ही क्या बनाते हैं? एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं जिसका बिहेव किसके जैसा होता है? सॉल्वेंट जैसा होता है। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? दोनों मिलकर कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक कोलाइडल सिस्टम बनाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा डीपी और डीएम के फेज के बेसिस पर कोलाइडल सिस्टम 8 टाइप को क्लास में बांटा गया है। कितने टाइप में? 8 में बांटा गया है। तो उसी 8 क्लास में फॉग भी आता है। तो फॉग में होता क्या है? एक्चुअली आप खुद देख सकते हैं कि फॉग मतलब जनरली आप लोग क्या कहते हैं? कोहरा भी कहते हैं। क्लाउड बताओ, फॉग या बस क्लाउड कैसे बनता होगा? तो क्लाउड कैसे बनता है बता सकते हैं आप लोग? तो क्लाउड बनने का रीजंस क्या होता है आप खुद समझ सकते हैं कि ऊपर क्या होते हैं? बादल, गैस में क्या चला जाता है? लिक्विड, तो ये बादल बन जाता है। तो ये फॉग और क्लाउड जो बादल्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? लिक्विड हमारा क्या होता है? डीपी हमारा क्या हो? डिस्पर्सन फेज क्या हो? लिक्विड हो। और किसमें मिला हो? डीएम हमारा क्या हो? डीएम हमारा क्या हो? गैस। दैट इज लिक्विड इन गैस। जब लिक्विड गैस में होता है तो वही क्या होता है हमारा? यही बनता है फॉग। हमारा ऑप्शन क्या होगा? लिक्विड इन गैस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद द एडजॉर्प्शन। एक एडजॉर्प्शन स्टेटमेंट होता क्या है? एडजॉर्प्शन स्टेटमेंट का जनरली मतलब होता है किसी सॉलिड के सरफेस पे गैस ओवर लिक्विड का एक्युमुलेशन। मतलब ये कोई सॉलिड है, अब इसके सरफेस पे किसका आना? गैस का या लिक्विड का क्या होना? एक्युमुलेशन होना। इसी को हम कहते हैं सरफेस पर, ये सरफेस पे नाम होती है, समझ लीजिए इंटायर सरफेस, बल्क फेज में। इसे एडजॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजॉर्प्शन। ये आपका एक एडजॉर्प्शन फिनोमेना होता है। एडजॉर्प्शन होता है। अब एडजॉर्प्शन फिनोमेना जब होता है तो आप खुद समझ सकते हैं कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस में आपको अलग अलग चीजें दिखती हैं। जैसे कुछ मैं स्टेटमेंट पहले बताऊंगा तब आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा। जब एडजॉर्प्शन होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? तो मॉलिक्यूल्स आपको दूर से क्या आते हैं? पास में आते हैं। वो अपनी एनर्जी को क्या कहते हैं? लॉस करते हैं। दूर से पास आएंगे लॉस करेंगे ना। तो इसमें होता क्या है कि जो आपकी एंथैल्पी होती है डेल्टा एस जो होती है वो निगेटिव होती है। सबसे पहले समझ लें एडजॉर्प्शन में क्या होता है? दैट इज किस टाइप का प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। किस टाइप प्रोसेस होता है? एक्सोथर्मिक। नाउ नेक्स्ट मैं कह सकता हूं कि जब मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस, मतलब दूर दूर थे तो रैंडम में थे, लेकिन अब पास में आ रहे तो बताओ जुड़ रहे हैं, एक सिस्टम में जा रहे हैं, तो रैंडमनेस खत्म हो रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब जो एंट्रोपी होती है वो घट जाएगी, माइनस में चली जाएगी। ये क्या है आपका? एंट्रोपी। डेल्टा एस भी क्या होगा? निगेटिव चला जाएगा। और हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। उसका रीजन होता है कि वो अपनी डेल्टा जी दैट इज गिस्प एनर्जी को किस में रखना चाहता है? निगेटिव रखना चाहता है। किस में रखना चाहता है? निगेटिव फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो बता जो आपका एडजॉर्प्शन होता है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो सेकेंड वाला थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर एक फार्मूला होता है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये हमारा फार्मूला होता है। अब ये फार्मूले के बेसिस पर हमें क्या करना है? एक बेस्ट एडजॉर्प्शन पाने के लिए आप खुद समझ सकते हैं कि हमें डेल्टा जी का निगेटिव बनाना होगा, हमें एक्सोथर्मिक करना होगा और ये क्या होगा? एंट्रोपी को निगेटिव करना होगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एंट्रोपी को निगेटिव रखेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा एच होता है इतना ज्यादा निगेटिव होता है कि वो प्लस को क्या करता है? निगेटिव को ही मेंटेन करता है। इसमें डेल्टा एच हमेशा ज्यादा हायर होता है। तो सिचुएशन होते क्या है कि एडजॉर्प्शन में जो तीनों प्रोसेस होते हैं ये सभी क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? निगेटिव होते हैं। और ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट। डेल्टा जी डेल्टा एच एंड डेल्टा एस ऑल आर निगेटिव। ठीक है। अब इसके बाद सभी क्या है? डेल्टा जी डेल्टा एच आर द निगेटिव, बट ऐसा कुछ है नहीं। डेल्टा जी डेल्टा एस निगेटिव इन द पास्ट टू, ऐसा कुछ है नहीं, सब निगेटिव है, सभी निगेटिव है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे। क्वेश्चन ऑफ नॉन पोलर एंड पोलर पार्ट इन मिसेल इज। तो सबसे पहले मिसेल को समझते हैं। मिसेल होता क्या है? मिसेल एक्चुअली क्या होता है? सोप एंड डिटर्जेंट मिसेल फॉर्मेशन करते हैं डिजॉल्व इन द वाटर। मतलब अगर मैं आपको एक सोप का फार्मूला लिखूं RCOOH, RCN नहीं कर रहा हूं, ये सोडियम साल्ट है, फैटी एसिड का एक सोप होता है। इसमें R क्या होता है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन होता है, लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन की होती है।
और इसमें क्या होता है, ये माइनस होता है, क्या होता है प्लस। एस्टेट जो पार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम प्लस होता है, ये दैट इज ये पार्ट जो आपका होता है ये पोलर होता है। क्या होता है, पोलर होता है। और ये आर क्या होता है, नॉन पोलर। क्या होता है, नॉन पोलर। जो नॉन पोलर होता है उसे हाइड्रोफोबिक कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोफोबिक कहते हैं। ये हाइड्रोफोबिक होता है। और जो पोलर होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है। अब ये प्रश्न होता है हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है दैट इज वाटर लविंग ही होता है। क्या होता है, वाटर लविंग होता है। और ये क्या होता है, वाटर हेटिंग होता है। जब इसको हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा, जब वाटर हम डिजॉल्व करेंगे तो जो इसका नॉन पोलर पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, इंटायर सरफेस तरफ भागता है, मतलब पोलर पोलर तरफ जाएगा। तो वाटर में अब इसको हम जनरली दिखाते हैं, एक को मैंने दिखाया हेड से, एक को मैंने किसे दिखाया टेल से। ये पोलर वाला है, पोलर हमारा क्या है ये खुद समझ सकते हैं, ये हेड है, इसको मैंने हेड से इंडिकेट किया है और इसको मैंने किससे इंडिकेट किया, टेल। जब हम इसको वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, हमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। जो नॉन पोलर होगा वह क्या होता है, एसोसिएट हो जाएगा, वो एसोसिएट हो जाता है। ये हमारा क्या, नेगेटिव चार्ज होता है। और ये नेगेटिव चार्ज के बगल में क्या होता है, ये वाटर सरफेस पर रहेगा। कहाँ पर रहेगा, वाटर सरफेस पर रहता है ये नेगेटिव चार्ज, जिसको पोलर हम कहते हैं। और जो हमारा अगला पार्ट होता है, जो अगला पार्ट जो होता है, जो नॉन पोलर होता है, और यही नॉन पोलर जो क्या होता है, आर, और बहुत सारे आर यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं, एग्रीगेट कर जाते हैं। और इसी एग्रीगेट कोलाइड को हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। इसी का नाम मिसेल है, यही आपका मिसेल है। तो मिसेल में ये वाला पार्ट कैसा होता है, नॉन पोलर। ये कैसा है, नॉन पोलर है। बताओ ये कैसा पार्ट है। तो मिसेल वाला जो पार्ट होता है कैसा होता है, जो मिसेल वाला पार्ट आपको दिख रहा है वो क्या होता है, नॉन पोलर। तो ये कैसा होता है, नॉन पोलर वाला होता है। अब प्रश्न ये बनता है, नॉन पोलर वाला होता है, ये वाला कैसा है, पोलर वाला। अब प्रश्न आपसे देखें, आंसर आप खुद देखें। तो यहाँ पर देखें कि पोलर एट आउटर सरफेस बट नॉन पोलर एट इनर सरफेस। तो शायद पोलर आपका आउटर में है और नॉन पोलर का है इनर सरफेस। तो ऑप्शन हमारा ये सही होगा। दूसरा के पोलर एट द इनर, ऐसा तो है नहीं। नॉन पोलर आउटर, ऐसा तो है नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द सरफेस, सभी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते। ठीक है, प्रेजेंटेशन इन द सरफेस ओनली, नो। हमारा ऑप्शन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म केटानिक मिसेल अबव द सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन। तो मैंने भी बताया कि जो मिसेल्स होते हैं सोप और डिटर्जेंट होते हैं। जो डिटर्जेंट होता है, सोप जो होता है हार्ड सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर हमारा क्या हो, मैं सोप के लिए बता दूं, RCOONA हो, इसे हार्ड सोप में पढ़ा जाता है। RCOOK हो, इसे सॉफ्ट। पोटेशियम के जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड होते हैं वह ये किस में होता है, हार्ड सोप में होता है। ये किस में होता है, सॉफ्ट में होता है। अब आता है जो हमारा डिटर्जेंट होता है। तो डिटर्जेंट में आपको बताना चाहूँगा, डिटर्जेंट 3 टाइप, एनानिक, केटानिक और न्यूट्रल। ठीक है, किसमें होते हैं, एनानिक, केटानिक और न्यूट्रल। किसकी बात कर रहा हूँ, डिटर्जेंट की। तो डिटर्जेंट के लिए अगर हम देखिए, डिटर्जेंट की बात कर रहा हूँ, तो डिटर्जेंट केस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर देखिए डिटर्जेंट केस में होता क्या। तो जो हमारा एनानिक होता है, एक एनानिक होता है, एक केटानिक होता है और एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो आपको एनानिक के लिए मैं सिंपल फार्मूला बता रहा हूं कि एनानिक क्या होता है, एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। एल्किल बेंजीन सल्फोनेट मतलब जिसमें R हो, बेंजीन रिंग हो और क्या हो, SO3 हो, कोई अन्य मतलब सोडियम मैंने लिखा, ऐसे कुछ लिखे गए हो। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये R और जो बेंजीन आपको जो दिख रहा है, इसमें आप सिचुएशन देखेंगे तो ये आपको जो ये दिख रहा है SO3 आपको जो दिख रहा है, तो SO3 माइनस होता है, यानी प्लस होता है। बताओ इसमें जो पोलर पार्ट है वो कैसा है, पोलर। क्योंकि मैंने बताया था ये कैसा होता है, नॉन पोलर। ये कैसा होगा, नॉन पोलर। ये नॉन पोलर होगा, ये कैसा होगा, पोलर होगा। तो बताओ पोलर पार्ट कैसा है, एनानिक। पोलर पार्ट कैसा है, एनानिक है। इस एनानिक जो पोलर पार्ट एनानिक होता है, इसी कारण इसका नाम क्या है, एनानिक डिटर्जेंट है। लेकिन हम आपको केटानिक डिटर्जेंट बताना चाहूँगा कि सल्फोनेट जिसमें आएगा वो एनानिक जाने, और अमोनियम जैसा नाम जिसमें आएगा वो क्या होगा, केटानिक होगा। अमोनियम जैसा नाम होगा। तो बताओ अमोनियम आप कैसे लिखते हैं, मान लीजिए अमोनियम मैंने लिखा तो इसे लिखते आप NH4 प्लस लिखते हैं। बताओ प्लस हो गया कि नहीं। तो मैं आपको केटानिक लेकर बताना चाहूँगा, तो केटानिक होता क्या है, उसका सिंपल तरीका ये होता है, एल्किल अमोनियम। जैसे मैंने इसका R लिखा और ये आपका N है, मान लीजिए इसमें कोई R है, इसमें कोई R है, इसमें कोई R मैंने लिखा, सिंपली मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कोई क्या लिखा, ये प्लस लिखा, इसके साथ कोई हैलाइड में लिख दिया। तो आपको मैं जनरली फार्मूला बताना चाहूँगा। तो बताओ ये पोलर, तो पोलर नाम पर बताओ इसमें क्या होगा, पोलर वाला किधर होगा,
सरफेस साइड होगा और नॉन पोलर कहाँ पर होगा, सेंटर में होगा। अब प्रश्न ये होता है कि इसमें से कौन होगा, ये केटानिक कौन होगा, एनानिक। ये क्वेश्चन पूछा है केटानिक के लिए। तो यूरिया तो होता ही नहीं, यूरिया तो होता नहीं। सोडियम एस्टेट ये भी नहीं होता, ये तो सोप डिटर्जेंट है ही नहीं। सोडियम एथिल सल्फोनेट भी नहीं होता, ये नहीं होता। सोडियम एथिल सल्फोनेट क्यों नहीं होता, क्योंकि छोटी चेन है, हमें लॉन्ग चेन चाहिए, कम से कम कार्बन की 12 से ऊपर वाली चेन चाहिए। तो इसमें जो आपका आंसर दिख रहा है एसिटिक ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो एसिटिल ट्राई, इसको अगर हम लोग देखें तो इसका जो फार्मूला होता है CH3 होता है, CH3 होता है, ठीक है, CH3 C2। अगर इसको हम दिखाएं तो इसका फार्मूला होता है CH3 CH2, ये कितना होता है 15 होता है, और यहाँ पर N होता है, ये CH3 होता है, ये भी क्या होता है CH3 होता है, ये भी CH3 होता है, यहाँ पे प्लस होता है, और ब्रोमाइड क्या होता है, बाहर होता है। इसको अगर दिखा जाए तो बताओ, यहाँ पर इसी का नाम होता है एसिटिल ट्राइमेथिल। कितने मेथिल है, 1 2 और 3, ट्राइमेथिल अमोनियम ब्रोमाइड। तो बताओ इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, बताओ है कि नहीं, पोलर पार्ट पॉजिटिव है नहीं। तो बताओ ये हमारा जो होता है वो केटानिक फॉर्म में आता है, ठीक है। ये किस में आता है, ये मिसल केटानिक होगा। तो बताओ इसमें जो सरफेस पे होगा केटानिक पार्ट होगा, और जो सेंटर होगा नॉन पोलर होगा। वो किसके लिए होता है, केटानिक के लिए होता है। और एनानिक के लिए जो होता है सरफेस क्या होता है, इसी सरफेस क्या होता है, एनायन होता है। क्या होता है, एनायन होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, इफ X इज अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट एंड M इज द अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। अब प्रश्न ये होता है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट। तो मान लो मैंने एक सॉलिड सरफेस जो लिया था, ये जो सॉलिड सरफेस होता है, ये सॉलिड सरफेस, और इस पर जो ये गैस मान लीजिए, तो इसी को हम कहते हैं एडजॉर्बेंट। क्या कहते हैं, एडजॉर्बेंट। और जिसको हमने किससे इंडिकेट किया है, कितना, X। यही आपका क्या है, ये X है। और जो सॉलिड आपका है, ये सॉलिड जो आपको दिख रहा है, इसका नाम होता है एडजॉर्बेंट। क्या होता है, एडजॉर्बेंट। अब उसको हमने क्या लिया है, ठीक है, उसको हमने कितना लिया है, M लिया है, ठीक है, ठीक है, एडजॉर्बेंट। अब व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट रिलेटेड टू द एडजॉर्प्शन प्रोसेस। मतलब एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन की बात किया जा रहा है, कि मतलब ये कितना X जो है कितने M पे क्या होता है, एडजॉर्ब होता है। तो मैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन को आपको बताना चाहूंगा, जो X/M रिलेशन शो किया जाता है, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन से इंडिकेट किया जाता है। X मतलब अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट, और M मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ एडजॉर्बेंट। जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है P, दैट इज प्रेशर की, और X/M एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, टेम्परेचर की। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो घटेगा, और प्रेशर बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। खुद समझ सकते हो, टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे कोई गैस से चिपकी हुई है तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो बाहर जाएगी, हटेगी, ठीक है, तो अलग हो जाएगी। और जो आपका प्रेशर होगा, प्रेशर मतलब क्या होगा, उसको दबाएंगे तो एक दूसरे के पास आएगी। सिचुएशन को समझें, तो यहाँ पर अगर हम इसको लिखें तो इसका मतलब दोनों कोरिलेट कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं X/M। हम जल्दी इसको लिखना चाहते लिख सकते हैं X/M, और यहाँ क्या दिखा सकते हैं, P/T, P/T दिखा सकते हैं, एक्चुअली P/T लिख सकते हैं। तो जनरली हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, जिसमें एक ऑप्शन ये दिखा जा रहा है। देखो ये ऑप्शन X/M = P/T। मान लो कांस्टेंट मैंने नहीं लिखा है, P/T जो दिखाया जा रहा है, प्रेशर टेम्परेचर। क्या प्रोपोर्शनल होते हैं एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर टेम्परेचर के? नहीं, ये ऑप्शन आप खुद देख पा रहे हैं कि ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, रॉन्ग होगा। ये ऑप्शन हमारा क्या होगा, नॉट रिलेटेड होगा, और यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही माना जाएगा। उसमें आप इन द फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म द वैल्यू ऑफ 1/N इज, मतलब फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन X/M, और किसके बीच रिलेशन शो किया गया, प्रेशर के बीच। किसके बीच शो किया गया, प्रेशर के बीच। और उसमें क्या होता है, 1/N होता है, ये फार्मूला होता है। अगर जिसको हम लिखते क्या हैं, X/M = K × P 1/N। तो ये आपको जो 1/N दिख रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्टिव बात करें तो 1/N की जो वैल्यू होती है 0 to कितनी होती है, 1 होती है, 0 to 1 होती है। और ये डिसाइड करती है, 0 to 1 होकर ये डिसाइड करेगी कि क्या वह जो हमारा एडजॉर्प्शन होगा, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, वो 0 ऑर्डर में शो होगा कि फर्स्ट ऑर्डर में होगा कि फ्रैक्शनल होगा। तो आपका यहाँ पर लिखा गया जो वैल्यू है 1/N बिटवीन 0 and 1 पाई जाएगी। यही ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑल केस में यही ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन, द प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लाइफिलिक कोलाइड्स सॉल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ प्रोटेक्टिव पावर। प्रोटेक्टिव पावर का मतलब आप समझ लें, प्रोटेक्टिव पावर क्या होता है, जिससे आप लोग सिंपली भाषा में समझ जाइए कि प्रोटेक्टिव पावर का मतलब होता है 2 कोलाइड होते हैं, एक फिलिक होता है, एक फोबिक होता है।
फिलिक की साइज बहुत छोटी होती है। फिलिक साइज में क्या होता है, बहुत छोटा होता है। अब फिलिक की साइज इतनी छोटी होती है कि फिलिक को अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट से मिलाएं, अगर इलेक्ट्रोलाइट से मिलाएं तो इसका कॉन्जुगेशन नहीं होता। जो फिलिक होता है हाइड्रोफिलिक, तो लाइफिलिक का कॉन्जुगेशन इजीली नहीं होता, लेकिन लायोफोबिक का कॉन्जुगेशन इजीली होता है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा ये लायोफोबिक है, क्या है, लायोफोबिक। अब इस लायोफोबिक के में हमने क्या मिलाया, लायोफिलिक मिलाया। और जब लायोफिलिक हमने मिलाया, जो छोटा वाला है वो फिलिक है, छोटा वाला क्या है, ये वाला क्या है, लायोफिलिक है, ये लायोफिलिक। और ये बड़ा वाला क्या है, लायोफोबिक है। अब जब इसमें हमने कोई इलेक्ट्रोलाइट से मिलाया, कोई हमने प्लस चार्ज का या ओवर नेगेटिव चार्ज का जब मिलाया, तो इसमें बताओ क्या होगा कि अगर ये छोटा वाला अगर छोटे वाले हम मिलाएंगे तो जल्दी होगा नहीं, बड़े वाले में जल्दी हो जाएगा कॉन्जुगेशन। तो बताओ फोबिक तो जल्दी कॉन्जुगेट कर जाएगा और बड़ा आकार में चला जाएगा। लेकिन बताओ इस फिलिक लायोफिलिक के प्रेजेंटेशन में लायोफोबिक का कॉन्जुगेशन क्या हो जाता है, प्रिवेंट कर जाता है। उसी को हम कहते हैं क्या, आप प्रिवेंट कर जाता है, उसी कहते हैं प्रोटेक्टिव कोलाइड कहते हैं। अब प्रश्न होता है कौन ज्यादा पावरफुल होता है, लायोफिलिक। तो लायोफिलिक पावरफुल होता है, उसको एक्सप्रेशन हम कहते हैं गोल्ड नंबर से। किससे कहते हैं, गोल्ड नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। किस नंबर से कहते हैं, गोल्ड नंबर। और मैं आपको बताना चाहूंगा जिस लायोफोबिक फिलिक सॉरी तो गोल्ड नंबर की अगर हम ये देखें, गोल्ड नंबर की वैल्यू जिसकी जितनी कम होगी उसका क्या होगा, पावर जो होगा, प्रोटेक्टिंग पावर लायोफिलिक का जो प्रोटेक्टिंग पावर होगा क्या होगा, हाई होगा। तो सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि इसमें जो पावर जो होता है वो किस में इंडिकेट किया जाता है, गोल्ड नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, गोल्ड नंबर ऑफ प्रोटेक्टिव कोलाइड्स ABCD आर रिस्पेक्टिव दिया गया, मतलब गोल्ड नंबर दिया गया है। अभी मैंने बताया क्या होता है गोल्ड नंबर, अभी मैंने आपको एक फार्मूला दिया, गोल्ड नंबर डिक्रीजेस, तो बताओ क्या होगा, प्रोटेक्टिंग पावर क्या होता है, प्रोटेक्टिंग पावर क्या कहा जाता है, इंक्रीजेस। तो बताओ जिसका गोल्ड नंबर सबसे कम होगा उसका प्रोटेक्टिव पावर सबसे ज़्यादा होगा। तो बताओ गोल्ड नंबर प्रोटेक्टिव कोलाइड में ABCD में सबसे कम कौन है, बताओ ये नंबर दिया गया 0.05, 0.01, 0. और ये दिया गया है, बताओ सबसे कम किसका है, 0.05, ये आपका 0.005, ये सबसे कम है। फिर कौन है बताओ, 0.01 है, फिर क्या है 0.1 है। तो बताओ सबसे कम जिसका बस उसका पावर सबसे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका पावर होगा, डी का। तो डी सबसे ज्यादा पावरफुल है, चलो भाई डी इसमें दिख रहा है। बताओ उसके बाद किसका नंबर आएगा, बी का, फिर किसका आएगा, सी का, फिर ए का। तो हमारा ये ऑप्शन सही होगा ACBD आपको देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, एडजॉर्बेंट गैस ऑन एक्टिवेटेड चारकोल। मतलब आपको ये बताना है कि ये कोई चारकोल है, इस पे सबसे ज्यादा कौन सी गैस एडजॉर्बेट होगी। एडजॉर्बेट में तो वही चिपकेगी, कौन सी गैस चिपकेगी, तो वह गैस जल्दी चिपकेगी जो क्या होगी, जिसमें लिक्विफिकेशन ज्यादा। जैसे मान लो ये रॉड है, इससे गैस जल्दी चिपकना पसंद करेगी द्रव। बताओ गैस, ये सॉलिड से गैस जल्दी तो दूर रहना पसंद करेगी, लेकिन द्रव हो ऐसे डुबो गैस में तो गैस इसमें चिपकेगा नहीं, लेकिन अगर द्रव में डुबो तो इसके साथ चिपक जाएगा। तो बताओ इसका सबसे इजीली तरीका होता है जो इजीली लिक्विफाई होती है या जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो, हाई हो या इजीली क्या हो, या तो वो इजीली क्या हो रही हो, इजीली लिक्विफाई हो रही, क्या हो रही हो, लिक्विफाइड हो रही। तो ऐसे सिचुएशन गैस होती है। तो इसमें आप खुद देख सकते हैं, इसमें इज लिक्विफाई कर होती है, मतलब हमारा एक जनरल टर्म होता है कि जिसमें वेट ज़्यादा होता है, मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर मास जब ज़्यादा होता है तो उसमें लिक्विफिकेशन ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ केस को छोड़कर जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर्स आता है, जनरली मैं कह रहा हूँ हायर मॉलिक्यूलर मास इज लिक्विफाई। तो अगर हम देखें हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो बताओ इसमें अगर देखा जाए तो इसका मास कितना होता है, आप खुद समझते हैं। हाइड्रोजन का मास 2 होता है, नाइट्रोजन कितना होता है आप खुद समझते हैं। नाइट्रोजन गैस अगर हम इसको लिखेंगे H2 लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, N2 लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखेंगे और मीथेन का CH4 लिखेंगे। बताओ सबका मास, इसका 2, इसका 7 दूनी कितना होगा 14, 14, ये कितना होगा, कार्बन का कितना होता है
12, ऑक्सीजन कितना होता है, तो कुल मिला के 44 होता है इसका, और मेथेन का होता है 16। तो बताओ इसमें सबसे ज़्यादा मास किसका होगा, जो जल्दी चिपकेगा, ज़्यादा भार होगा, ज़्यादा पास होगा। तो इसमें बताओ हमारी जनरल ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड इजिली लिक्विफाइड होगी, क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, वो नीचे आना ज़्यादा पसंद करेगी, उड़ना कम पसंद करेगी, बिल्कुल नीचे आना पसंद करेगी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये